कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनके बीच में उनकी जो एनर्जी होती है वो तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों का एनर्जी सेम नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं यहाँ पे जिसकी एनर्जी मान लीजिए 20 जूल है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट लिए हैं 30 जूल का। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप कांटेक्ट में लाते हैं तो इनकी एनर्जी एक की ज़्यादा एक की कम है, और इनकी एनर्जी तब तक आपस में ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों की एनर्जी सेम पोजीशन पे नहीं हो जाती, यानी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाती, यानी कि इक्वल नहीं हो जाती। यानी कि अगर इसका 20 इसका 30 है तो इन दोनों का रेशियो अगर निकालें तो इन दोनों का इक्वल जब तक नहीं हो जाता तब तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट दे एक्सचेंज हीट विथ ईच अदर अंटिल दे रीच अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट तब तक एक्सचेंज होती रहती है तब तक दोनों का इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी पाई जाती है उन सब का सम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये लॉ दिया गया था हेल्महोल्ट्ज़ और रॉबर्ट मेयर के थ्रू। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जो पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज होती है, ना वो बनती है ना वो नष्ट होती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बच्चों यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डब्ल्यू जो यहाँ पर है वो आपके वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यू यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है। तो पहला लिमिटेशन यही है कि यहाँ पे हीट एनर्जी के बारे में नहीं बताया गया था कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क को दे। ठीक है, ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी में ज़्यादा लगता है किसी में कम लगता है एनर्जी, तो वर्क अमाउंट इक्वल मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इन्होंने एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी ये भी नहीं बताया था, और इन्होंने ये बोला था इट कुड नॉट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ड्यूरिंग अ प्रोसेस। मतलब प्रोसेस के थ्रू किसी एक ऑब्जेक्ट का कितना अमाउंट दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है ये भी नहीं बताया गया था। तो ये सब क्या है, फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखिए सेकेंड लॉ बोलता है कि व्हेन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। देखिए सेकेंड लॉ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग 3-4 नामों से और जानते हैं, जैसे इसको नेचुरल प्रोसेस, फैसिबल प्रोसेस, पोरेबल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर नेचुरली होता है यानी वो खुद से होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अगर वो खुद से नहीं हो रहा है हमें उसे कराना पड़ रहा है तो उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब बोला है जब भी नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तब उसमें जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब एंट्रोपी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के पार्टिकल क्या होते हैं, हीट देने पे एंड से रैंडमली मूव करते हैं। तो जितना ज़्यादा उसके हीट देने पे पार्टिकल उसके मूवमेंट शो करते हैं, रैंडमनेस इन द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए कि एंट्रोपी जो होती है वो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, यानी उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड आता है। उसके बाद क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की। ठीक है, उसके बाद एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके अंदर के पार्टिकल रैंडमली मूव करना और शुरू करेंगे, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी, टेम्परेचर के बढ़ने पे एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जैसा कहा गया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने पर उसका एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, यानी कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दी गई थी, एक कैल्विन स्टेटमेंट और एक कैल्सियस स्टेटमेंट। कैल्विन स्टेटमेंट ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर वो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो उसमें से जो हाई टेम्परेचर वाला है यानी कि पूरा का पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो जाए वर्क में बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। इस वजह से इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन स्टेटमेंट। यानी कोई भी बॉडी
का जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हुआ बिना किसी हीट के, बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन स्टेटमेंट कहते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे आता है कैल्सियस स्टेटमेंट। अब कैल्सियस स्टेटमेंट क्या था, देखिए केल्विन ने ये कहा था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम हॉटर रिजर्वर एंड कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क बाय अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि किसी भी रिएक्शन में हॉट बॉडी से आप किसी भी चीज़ को पूरे डायरेक्टली वर्क में चेंज नहीं कर सकते बिना किसी हीट के ट्रांसफ़र के, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, केल्विन स्टेटमेंट। कैल्सियस स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें जो हीट होता है वो हमेशा हाई बॉडी से लो बॉडी में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, लो बॉडी से हाई बॉडी में जा रहा है बिना किसी लॉस ऑफ हीट के, तो ये इम्पॉसिबल है, इसको हम लोग मानते हैं कैल्सियस स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है। और इस दोनों स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कहा गया कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम यानी जिसमें मास और मैटर और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होते, उनके लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद थर्ड लॉ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। इस टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो होती है वो किसी किसी की 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए 0 होती है, बाकी किसी की कंडीशन में चांसेस होते हैं कि 0 नहीं भी हो सकती है। कि एट द एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब 0 केल्विन शो करता है तो एंट्रोपी सारे सब्सटेंस की शायद 0 हो सकती है, और परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए तो वो हमेशा ही 0 होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 0th लॉ में क्या बोला गया था कि दो सब्जेक्ट को तब तक आप हीट देते रहते हैं या दो कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो तब तक हीट ट्रांसफ़र करते हैं जब तक उनका हीट और एनर्जी इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोला, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, और दिया गया था हेल्महोल्ट्ज़ और रॉबर्ट मेयर के अकॉर्डिंग। लिमिटेशन पढ़ा हम लोगों ने, इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई थी, इक्विवेलेंट अमाउंट नहीं बताया था वर्क का, और इन्होंने ट्रांसफ़र डायरेक्शन का भी नहीं बताया था। उसके बाद सेकेंड लॉ में ये कहा गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, केल्विन स्टेटमेंट और कैल्सियस स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड लॉ में जो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसमें किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 हो सकती है, लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए 0 होती ही है, ठीक है। और एंट्रोपी के बारे में कुछ पढ़ा हम लोगों ने कि एंट्रोपी जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने उसके पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं उसको कहते हैं। तो गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, उसके बाद लिक्विड के, उसके बाद सॉलिड के, और टेम्परेचर बढ़ाने पे भी उसके पार्टिकल रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। आई होप आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।